अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। परवेज इलाही पीटीआई में शामिल हो चुके हैं और पीटीआई से उन्हें बड़ा ओहदा भी मिलने जा रहा है, यानी वो पीटीआई के मरकजी सदर बनने जा रहे हैं। लेकिन परवेज इलाही की शमूलियत के बाद अब इंपोर्टेड इस कदर घबरा चुका है कि पीटीआई की क़ियादत पर एक यलगार कर दी गई है। उसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं, परवेज खटक भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं और इवन बुशरा बीबी को भी नहीं बख्शा गया, उनके खिलाफ भी यलगार कर दी गई है। इसके अलावा भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने खबरें रखनी हैं कि किस तरह से जनाब कौमी असम्बली के अंदर इंपोर्टेड को बड़ा सरप्राइज मिला है, बड़ा धचका लगने जा रहा है। नवाज शरीफ ने जी बिल आखिर ज़ेन बना लिया है कि वतन वापस चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर क्वेटा के अंदर जनाब मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। इस हवाले से भी हम आखिर के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले जी आज की बड़ी खबर यह थी कि मैंने तो कल ही वैसे बता दिया था आपको कि परवेज इलाही बिल आखिर हतमी फैसला हो गया है कि वो पीटीआई में शमूलियत कर लेंगे। और आज शाम के वक्त उन्होंने फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये ऐलान किया कि इमरान खान हमारा कायद है, हम आज से पीटीआई का हिस्सा हैं, हमारे 10 एमपीए जो थे वो भी अब पीटीआई का हिस्सा हैं। दूसरी जानब चौधरी शुजात हुसैन ने शोकाज नोटिस भी भेजा था और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से परवेज इलाही को निकाल दिया। और अब यह कहा जा रहा है कि हम अपने आइन के अंदर चीजें देख के और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई का मरकजी सदर बना देंगे। अब इसको दो तरह से लिया जा रहा है। नंबर 1 कि परवेज इलाही एक बड़े मंजे हुए सीनियर सियासतदान है, इसमें बात में कोई शक नहीं कि वो पिछले 30-40 सालों से पॉलिटिक्स बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं। और उनकी जो दूसरी खास बात है कि मुक्तदर हलकों के वो बड़ा करीब होते हैं। हर जमात के अंदर एक ऐसा बंदा इसलिए भी रखा जाता है कि उसका मुक्तदर हलकों से राबता होता है, वो चाहे नून लीग हो। नून लीग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया जाता है कि वो मुक्तदर हलकों के करीब थे। जैसे नून लीग ने खुद कह दिया कि मिफ्ता इस्माइल को तो हमने इसलिए रखा हुआ था कि बाजवा के साथ उनकी यारी थी। अब जो मेरे पास मालूमात है कि खान ने कुछ लोगों को, और वो कुछ लोगों में दो बड़े नाम जहांगीर तरीन और अलीम खान को पार्टी में सबसे अहम जो जगह दी हुई थी वो सिर्फ इसलिए दी हुई थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करीब थे और वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। अदरवाइज कोई जहांगीर तरीन कोई बड़ा कोई पुराना मेंबर नहीं था पीटीआई का कि जिसे आप समझें कि वो बचपन से कोई पीटीआई में थे। या बाकी अलीम खान सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को अहमियत इसलिए दी जाती थी कि ताकतवर हलकों के साथ ये एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तो एक पॉजिटिव चीज तो ये है कि चौधरी परवेज इलाही वो मुक्तदर हलकों के साथ अपना ताल्लुक खराब नहीं करते। तो इस वजह से भी चौधरी परवेज इलाही के आने से पार्टी मजबूत होगी। और वहां से यानी एक तरफ से तनकीद होती है, दूसरी तरफ से ब्रिज का भी आपने काम करना होता है, तो वो काम परवेज इलाही करेंगे। और परवेज इलाही का फिर पंजाब का एक तजर्बा है, यानी खान जिस तरह की सियासत का पाकिस्तान के अंदर ख्वाब देखता है ना कि वो एक आइडियल जो सूरत हाल है वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासत रवायती सियासत है और उस रवायती सियासत को परवेज इलाही से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। दूसरा नेगेटिव पहलू जिस पे लोग बात कर रहे हैं कि खान ने आज अपने पार्टी के खात्मे की बुनियाद रख दी है परवेज इलाही को साथ मिला के। अच्छे सियासतदान है, मैं तनकीद करता हूं काफ लीग पर, बल्कि अब तो वो पीटीआई परवेज इलाही पर और बाकियों पर सियासतदान अच्छे हैं, लेकिन ये अपना कब्जा, अपना ग्रुप, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक, अपने आप को प्रोमिनेंट करना, तो इन चक्रों के अंदर वो जमात के अंदर वैसे तो पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन एक अपना फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर पीटीआई पर कब्जा करने की कोशिश करना, ये वाली लोगों को थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि इतना बड़ा ओहदा आप मरकजी सदर बना दें तो उसके बाद परवेज इलाही जो करते फिरें, जैसे मनमानियां करें, पार्टी पॉलिसी से इनराफ करें। वो जैसे कह देते थे कि मैंने ही जो कुछ किया है उस्मान बुजदार है, तो किया को नहीं था। फिर वो कहते थे कि जुबानें मुंह से निकली हुई थी, कभी वो कहते हैं कि बाजवा के खिलाफ नहीं बोलना, कभी वो कहते हैं नैपियां बदलनी है, तो इसलिए वो कहते हैं कितना बड़ा ओहदा दे देना तो परवेज इलाही साहब पर एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़ाहिर खान का जो फैसला है जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने वो कर दिया। ज़ाहिर सारा कुछ सोच समझ कर ही किया है। अब परवेज इलाही जनाब शामिल हो गए और आज आफ्ताब सुल्तान साहब का इस्तीफा आ गया, बल्कि आफ्ताब सुल्तान साहब को हटा दिया गया। जो सीधी बात है ना, आफ्ताब सुल्तान साहब ने क्योंकि इनकी बातें नहीं मानी, ये चूड़ी टाइट करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग करना चाहते हैं।
आफताब सुल्तान साहब ने कहा नहीं, तुम्हारे अरबों रुपए पैसे बाहर पड़े हुए हैं ना, पहले तुम्हें गिरफ्तार होना चाहिए, मैं पहले इन्वेस्टिगेशन करूंगा फिर गिरफ्तार करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, इन्वेस्टिगेशन फिर होगी, पहले गिरफ्तार करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं असूल के साथ खड़ा हुआ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप निकले, आप जाएं, इस्तीफा दें, क्योंकि हमने अब जैसे ही आफ्ताब सुल्तान साहब का इस्तीफा मंजूर हुआ, फौरी तौर पर पीटीआई के खिलाफ यलगार हो गई। यानी बड़ी रुकावट आफ्ताब सुल्तान साहब ही थे। देखिए, नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान, बुशरा बीबी को तलब कर लिया। आप जी, बुशरा बीबी और इनको तलब कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक को भी नैब ने तलबी के नोटिस भेज दिए। नैब का 9 मार्च को दोपहर 2:30 बजे इमरान खान को पेश होने का हुक्म नैब इस्लामाबाद ने नोटिस जनाब जारी कर दिए। तो ये धड़ाधड़ आज नोटिसों की तो यलगार हुई है ना। और दूसरी तरफ जनाब कौमी असम्बली में वापसी पर शाह महमूद अपोजिशन लीडर होंगे। कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई, यानी खत लिख दिया गया ना राजा परवेज अशरफ को कि एक नया चेयरमैन नैब आना है, नया चेयरमैन नैब होना है, आप सोलो फ्लाइट नहीं ले सकते। हम इस वक्त जो इस्तीफा मंजूर नहीं हुए, उस वजह से जो वो हाई कोर्ट का फैसला है, हम अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है असम्बली के अंदर, लिहाजा हमारे अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की जाए, या इवन चेयरमैन नैब की भी। तो इस सिलसिले में खत लिख दिया गया है। और अगर वापसी हो जाती है, वो सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली के अंदर। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब कल, क्योंकि जेल भरो तहरीक का कल से आगाज होने जा रहा है, तो कल शाह महमूद कुरैशी साहब जनाब अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। और नवाज शरीफ को डॉक्टर ने इजाजत दे दी है, उनका आना नून लीग के लिए फायदा मंद होगा। ख्वाजा आसफ, तो ख्वाजा आसफ ने नवाज शरीफ की, आप जी डॉक्टर ने इजाजत दे दी, डॉक्टर ने पहले भी नहीं रोका हुआ था। ये डॉक्टर पता नहीं कौन है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे डॉक्टर कौन है, कौन से डॉक्टर ने इजाजत दी है, बड़े डॉक्टर ने, छोटे डॉक्टर ने, यानी किसी डॉक्टर ने इजाजत दे दी है। डॉक्टरों के साथ कोई बात हो गई है मेरे ख्याल से। तो अब नवाज शरीफ एक तरफ से उधर नोटिसेज और गिरफ्तारियां और वो वाला सिलसिला दफा 144 जमानत पार की हदूद में लगा दिया जनाब इन लोगों ने, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने जनाब ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जनाब आप वापस आएँ, आपका जो है वो इस्तकबाल करते हैं। राना सनाउल्लाह ने जी कह दिया है जेल भरो तहरीक के अंदर लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए। जो गरीब और आम कारकुन है उनको राना सनाउल्लाह ने मना कर दिया कि आप बिल्कुल भी गिरफ्तार ना करें। यानी पहले मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया था कि गिरफ्तार नहीं करना, अब जनाब इन लोगों ने फैसला किया है कि गिरफ्तार नहीं करना। और जेल भरो तहरीक शाह महमूद ने कहा है कि वो कल गिरफ्तारी देंगे फवाद चौधरी। तो ये फवाद चौधरी ने कह दिया कि कल जनाब गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ जनाब वो नोटिस की मैं बात कर रहा था, तो इमरान खान और उनकी एहलिया को 9 मार्च की सुबह नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है। नैब के नोटिस में इमरान खान से तोशाखाना से लिए गए 7 तोहफों के बारे में पूछा गया है। नोटिस में शामिल तोहफों में 6 रोलेक्स घड़ियों का सवाल पूछा गया है। इसके अलावा कतरी ये मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ के दिए गए एक आईफोन के बारे में भी सवाल शामिल है। नैब के मुताबिक तोशाखाना केस में 7 मार्च को तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक शाह महमूद कुरैशी को भी तलब किया गया, जबकि फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब किया गया। तो ये जानबूझ के एक तमाशा लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबी हो, एक प्रेशर बढ़े, और इसी हालात में फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान बुला लिया जाए। तो ये तो एक सूरत हाल है कि अब इन्होंने, वो ज़ाहिर है ये सब कुछ करना ही था और इन्होंने वो करना भी शुरू कर दिया। हालांकि मुल्क तो तबाह हो रहा है। और आज जनाब ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया के अंदर कोई मुल्क भी नहीं बचा सकता। पाकिस्तान को IMF कर्जा दे दे फिर भी पाकिस्तान नहीं बच सकता, इतने बुरे हालात हैं। और डिफॉल्ट होने से सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इस वक्त अल्लाह के बाद कोई मुल्क बचा सकता है, वो चाइना है। अब चाइना के साथ हमने बगाड़ के रखी हुई है, CPEC के साथ हम जो हाल कर रहे हैं, और जो वो सबका हमारे सरबराह फौज के जो कहते थे कि CPEC की तो जरूरत ही नहीं, और शब्बर ज़ैदी साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ब्लूमबर्ग कहता है कि अब इस आफत से सिर्फ पाकिस्तान को चाइना ही जो है वो बचा सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि चीन के सरकारी बैंक उसे मार्केट रेट पर कर्ज दे सकते हैं। अच्छा जी, वो सारा वो कहते हैं कि चीन के सिर्फ सरकारी बैंक का पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, और पाकिस्तान को मार्केट रेट पर जो पाकिस्तान को हर साल $35 अरब की ज़रूरत होती है, वो सारी जो है वो कमी जो उसमें है वो पूरी कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर बड़ी तफसील से पूरी वीडियो की थी, जो बारखान बलूचिस्तान का ज़िला, वहाँ पे जो ये एक फ़िरौन ये अब्दुर्रहमान खतरान सरदार जो खुद को कहता है घटिया इंसान, गलीज शख्स, उसने जो जुल्म किया 5 साल तक
وہ خاتون کو قید رکھا اور ان کے بچوں کو بھی شہید کیا، تو اب وہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے بھی آواز اٹھائی، دوستوں کو بھی کہا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس آواز اٹھانے کی وجہ سے، ٹویٹر پر ایکٹیو ہونے کی وجہ سے تو ہے اب ہر طرف ٹی وی پر ڈسکس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، جی آئی ٹی بن گئی ہے، وہاں پہ جناب اس عبد الرحمان خیطران کو وزارت سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس وقت وہ لاشیں لے کر کوئٹہ پہنچے ہیں بار خان کے لوگ، اور ریڈ زون کے اندر جو کوئٹہ کا ریڈ زون ہے وہاں پہ وہ بار خان کے لوگ گھس چکے ہیں، اور بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے تاکہ یہ وڈیروں کی بینڈ بجے۔ ان وڈیروں کا ملک نہیں ہے یہ جو بھیڑ بکریاں اور جانور سمجھتے ہیں عام لوگوں کو، تو یہ جناب ہو رہا ہے۔ اور پھر تمام جو لوگ اس وقت مجھے بلوچستان سے دیکھ رہے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ وہ کیا محسن نقوی صاحب کا شعر ہے کہ محسن اس سا بھی کوئی ظالم نہیں کہ جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، تو بغاوت کرنی پڑے گی اس نظام کے خلاف، اس وڈیراازم کے خلاف، کہ کل کسی کی بیوی، کسی کے بچوں کو کوئی سردار اپنا نوکر یا اپنا جانور نہ سمجھے، اور جب چاہے استعمال کرے، جب چاہے ذبح کر دے، تو یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اب ایک اچھا موقع ہے، قدرت نے موقع دے دیا، اتنا بڑا ظلم تو ہوا، لیکن ابھی بھی اگر لوگ جاگ جائیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ 2 نمبر گھٹیا لوگ ہیں۔ اپنے ذہنوں کے اندر سے ڈر ختم کریں اور اس گندے نظام کے خلاف بغاوت کریں۔ پاکستان زندہ باد۔